सत्ता पे बैठने वालों को एहसास है कि 70 साल के बाद क्या वजह है। ये वही समाज है, ये वही लोग हैं जो कल तक किसी और को वोट देते थे। जब इनको सच पता चला तो ये समाज जागृत हो गया और उन्होंने सत्ताएं बदली। और मैं यकीन से कहता हूं, जितना मैं घूमता हूं, जितने लोगों से मिलता हूं, कि आज दिल्ली की गद्दी इसलिए नहीं बदली गई है कि कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को कुछ ठेके चाहिए, कुछ पैसा कमाना है। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने, जिसको यह भी नहीं पता था कि मुद्दा क्या है, उसे एक ही बार पहली बात समझ में आई, राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्र को बचाने के लिए यही वो लोग हैं जो पहली कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने उसे यह भी नहीं पता कि उसका लोकल एमपी कौन है, लोकल एमएलए कौन है। उसे एक चेहरे पे, एक सूरत पे, एक शख्सियत के ऊपर यह यकीन और भरोसा हो गया कि यह बचा सकता है। उसने कुछ नहीं पूछा, पूरी ताकत से आपको सत्ता में बिठा दिया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ को भूलने लगते हैं, जब हम इन बातों को भूल जाते हैं कि आखिर हम कौन थे, कहां से आए थे, तो फिर याद रखिएगा कि ऐसी कौमों को फिर कभी मौका नहीं मिलता। पंजाब के युवा मेरे मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम मेरे साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि आप उस दौर में आए हैं जब आपके पास अपनी बात कहने की ताकत है, फ्री में है, बहुत पैसा नहीं है, ना के बराबर पैसा लगता है। अपने मन के अंदर जो छुपा रखा है सालों से, जो घुटन है अपने अंदर के मन की, जिसे कोई सुनता नहीं था, जिसे कोई छापता नहीं था, जिसे कोई दिखाता नहीं था, क्योंकि इस देश का मीडिया, इस देश का कम्युनिकेशन भी एक तरफा नैरेटिव क्रिएट करता था। इसलिए आपके मन में राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करने की जो तमन्ना थी, जो उत्साह था, आज आपके हाथ में वो ताकत है। अपनी मर्जी से फील्ड चुनिए। कैरियर तो हमने हजारों साल से लोगों के देखे हैं, बड़े बड़े कैरियर बनाने वाले लोग हैं, वो कैरियर बना के चले जाते हैं। लेकिन जो सच में इस देश का कैरियर को ढो रहे हैं, देश उन्हीं से चल रहा है। कैरियर की चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोग कैरियर बना के वापस लौट आए हैं। कर्नल आर.एस. सिंह जैसा आदमी जो फौज में कर्नल था और रॉ के अंदर थे, संपन्न परिवार के हैं, उनको कुछ नहीं करना है। हजारों लाखों फौजियों की तरीके से वो भी एक थे। निजी तौर पे अपना जीवन एक साधारण आदमी की तरह जीते हैं। लेकिन आज इस देश के सामने आने वाली चुनौतियों को, इस देश की सीमाओं को, जिन लोगों से खतरा है, उसके बारे में जो उनकी महारत है, जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत कम लोगों की है। ये जो नकली लोग टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, अरमा वर्मा टाइप के, ये जो चोपड़ा टाइप के लोग बैठ जाते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये इनका धंधा है टेलीविजन पे आकर के बैठना, और 2-4 हजार रुपए मिलते हैं वो ले जाते हैं। आज बड़े बड़े कैरियर छोड़ करके लोग नीचे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसे आज से चंद साल पहले मूर्खों जैसा काम कहा जाता था। कहां आप ये बेकार राष्ट्रवाद की बात में पड़े हुए हैं, कहां देश के उत्थान की बात में पड़े हुए हैं, कहां आप सनातन की बात कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, मजे कीजिए। आज आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी कार, आपका मकान और ये पैसा आपको जिंदा नहीं रख पा रहा। ये पैसा आपकी जान को नहीं बचा पा रहा। इसलिए
कोई कैरियर चुने, लेकिन कैरियर का माध्यम सिर्फ इतना ही चुने कि आपका जीवन चले। लेकिन ये जो राष्ट्र के सामने चुनौती है, जो घर के बाहर चुनौती आपके पहुंच गई है, जो दरवाजे पे पहुंच गई है, बड़ी कोशिश की एक पड़ोसी मुल्क ने जो पंजाब को काट करके बना है, उसने एक पूरा मूवमेंट चलाया और आपको भरमा दिया और एक मूवमेंट के नाम से भारत को कमजोर किया। और जो उनके हेडक्वार्टर हैं जहां आप लोग नहीं जा पाते हैं, मैं अपने 12 साल के जीवन में बहुत चीजों को नजदीक से देख के आया हूं। वहां यह तय हुआ कि जितनी भी मार्शल रेसेस हैं भारत में, उनको भारत राष्ट्र के खिलाफ धीरे 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 कन्विंस करके कैसे उनको उनके राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करो। और बहाने बनाए गए, उसमें हमारे राजनेता भी शामिल थे, जिसके कारण एक साधारण से आदमी को राजनीतिक एजेंडे के तहत एक आतंकवादी और उग्रवादी बनाया। और कैसे एक इतनी बड़ी सोच को पनपने दिया, क्योंकि हम सो गए, हमने अपनों के बीच काम नहीं किया। और आखिर में एक परिवार के सबसे बड़े लड़के और सबसे छोटे लड़के के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि आज वंकबूर के अंदर मैं बहुत सारे नारे सुनता हूं। आज लंदन की सड़कों के ऊपर अपनी ही रूट्स को, अपने ही दादे परदादों को गाली देने में लोग गर्व महसूस करते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को भूल गए, वो साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की कुर्बानी को भूल गए, वो शीशगंज को भूल गए, वो गुरु अर्जन देव की कुर्बानी को भूल गए। इसलिए सत्ता और पैसे के स्वार्थ में जीवन बहुत समय तक नहीं चलता है। जिन सरकारों ने, जिन ताकतों ने आज आपको पैसे के बल पर अपनों से के खिलाफ खड़ा कर दिया है, वही ताकतें, याद रखिएगा, आपको समाप्त करने के लिए किसी और को खड़ा कर देंगी। तब आपके जो छूटे हुए भाई हैं, वो बचाने के लिए इसलिए नहीं आ पाएंगे कि आपने उनको पहले समाप्त कर दिया है। वो आपको ऐसा निहत्था और अकेला करेंगी कि जिस दिन आपकी जरूरत समाप्त हो जाएगी, उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। ये एक लंबा षड्यंत्र है, जिनका पूरा इतिहास सिखों के कत्लों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम सारे वो कत्ल देखे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं, खासतौर से पंजाब के युवाओं से कहता हूं, मैं एक किताब आपको बताता हूं। ये किताब थोड़ा रेयर है, लेकिन मिलेगी। हमारे पुरखों ने लिखी है, हमारे बाप दादाओं ने लिखी है। वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है आज, वो किसी विचारधारा में नहीं है। उन्होंने जो देखा वो लिखा है। उस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब। मुस्लिम लीग ने सिखों और हिंदुओं के ऊपर कैसे हमले किए, यह किताब का नाम है। इंग्लिश में टाइटल है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। किताब के राइटर का नाम है गुरबचन सिंह तालिब। इनका कोई वंशज राजनीति में नहीं है। उस किताब को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह को याद कीजिए, उनके पुत्रों को याद कीजिए, बंदा बहादुर को याद कीजिए, भाई मतीदास को याद कीजिए। ये कौन थे, कहां से आए थे? ये सब सनातन धर्म के पुत्र पुत्रियां थे। सनातन पे संकट आया, लुटेरों, बदमाशों, बलात्कारियों ने जब मुगलों की शक्ल में इस देश के ऊपर सनातन पे हमला किया, भारत पे हमला किया, तो हमारे ही परिवार के मेरे भाइयों, पंजाब के तमाम बुजुर्गों के साथ बैठें, पता करें कि चंद लोगों ने कैसा खेल खेला है।
कैसा नशा आपको दिया है कि आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी उत्पत्ति सबको भूल के खड़े हो गए हैं। और किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं? जिन्होंने मेरे बाप दादाओं पुरखों को और मेरे परदादाओं को मारा है, मजहब के नाम पे मारा है, उनका कोई कसूर नहीं था। यह कल की कहानी है, कोई पुरानी नहीं है।